आज मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर भेजी थी। मैंने आज से पहले इस कदर हसीन लड़की को कभी नहीं देखा था। वो लड़की देखने में 17 या 18 साल की लग रही थी। मैंने उस वक्त अपने दोस्त का फ़ोन लगाया और पूछा, ये लड़की 2 घंटे गुजारने के कितने पैसे लेती है। उसने बताया कि ये लड़की 10,000 से कम पर नहीं मानती। मैंने उसे कहा कि मैं 10,000 देने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी आज ही इस लड़की से मुलाकात करवा दो। मेरे दोस्त ने मेरी बात मान ली और कहा कि बस तुम तैयार रहना, मैं कुछ देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। इसके बाद मैंने कॉल काट दी थी। मैं किसी गलत मकसद के लिए इस लड़की से नहीं मिलना चाहता था। दरअसल मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर था और नई से नई खबर ढूंढ निकालना मेरा काम था। मैं इस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था कि कम उम्र में वह इस धंधे में कैसे आ गई थी। मेरा दोस्त अक्सर ऐसी लड़कियों की तस्वीर मुझे भेजता जो सड़क पर खड़े होकर रात के अंधेरे में ग्राहक तलाश करती थी, लेकिन इतनी कम उम्र लड़की मैंने आज पहली बार देखी थी। इस लड़की को देखकर मुझे लग रहा था कि इसके पीछे की कहानी यकीनन बहुत धमाकेदार होगी और अगर मैं इस कहानी तक पहुंच जाऊं तो हमारे चैनल की रेटिंग्स बढ़ सकती थी और मेरी तरक्की भी बढ़ जाती। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज रात 12 से 2 बजे मैं उससे कैसे और कहाँ मिल सकता हूँ। मैं उसके बताए हुए पते पर पहुंच गया। ये एक छोटा सा मोहल्ला था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। मैंने एक घर का दरवाज़ा बजाया तो उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर मुझे अंदर आने की दावत दी। वह पूरी तरह खुशबू में रची बसी दुल्हन बनी हुई थी। मैं उसके कमरे में जाकर बैठा तो वह खुद ही मेरे करीब आकर बैठ गई। मैंने उसे कहा कि कुछ देर के लिए तुम सामने पड़े सोफे पर बैठ जाओ। वो मेरे पास से उठी और सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वह हंसी और कहने लगी, साहब नाम में क्या रखा है, आपने काम के लिए पैसे दिए हैं और मैं काम के लिए तैयार हूँ, आप जो चाहे अपनी मर्जी से कर ले। वह मुझे अपना कोई रोज़मर्रा जैसा ग्राहक समझ रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसे बताया कि मैं यहाँ किसी गलत काम के लिए नहीं आया हूँ, बस मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगी इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए चला आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी। मैंने जानबूझकर अपने न्यूज़ रिपोर्टर वाली बात को छुपा लिया था कि वह आराम से मुझसे बात कर सके। मेरी बात सुनकर पहले तो वह हैरान हुई, फिर कहने लगी, अब तो उसे खुद भी याद नहीं कि वह कौन है, भला वह मुझे क्या बताएगी। उसके अंदाज में इस कदर दर्द था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह खुद ही मुझे अपने बारे में बताती चली गई, जिसे जानकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। और यह सब कुछ सुनकर शायद आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि किस तरह एक मासूम सी बच्ची अपने ही रिश्तों की वजह से यहाँ पर पहुँच गई। ये कहानी मैं आपको इसी की जुबानी सुनाता हूँ। मेरा नाम सुमन है। मैं शायद पैदा ही बदनसीब हुई थी कि मेरा पहला बाप मुझे और मेरी माँ को उस वक्त ज़माने के रहमो करम पर छोड़कर चला गया था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मेरे बाप को एक बेटे की ख्वाहिश थी और मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ कभी दोबारा उम्मीद से नहीं हो सकी थी। मेरी पैदाइश के वक्त माँ में कुछ ऐसी कमी हो गई थी कि उनसे उनकी माँ बनने की खुशी हमेशा के लिए छिन गई थी। ये 5 साल जो मेरे बाप ने हमारे साथ गुजारे वो मेरी जिंदगी के बद से बदतर साल थे, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी आने वाली जिंदगी इससे भी ज्यादा बदतर होने जा रही है। मेरा सगा बाप हर दिन मुझे बहुत मारता, मेरी माँ पर जुल्म करता, मुझे बोझ कहता। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मेरी माँ को उसकी मिन्नतें करनी पड़ती। जब मेरी माँ हालात से तंग आ जाती तो वो मुझे मारने लगती और कहती कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है, अगर तेरी जगह मेरा कोई बेटा पैदा होता तो आज मैं रानियों जैसी जिंदगी गुजार रही होती। और फिर हमारी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जब मेरा बाप ये कहकर मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ गया कि इसका गुजारा अब यहाँ हमारे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसे एक ऐसी औरत मिल गई है जो इसे बेटा दे सकती है। इस दिन मेरी माँ बहुत रोई थी क्योंकि हम एक छोटे से घर में रहते थे और यह घर किराए का था। ना ही हमारे पास पैसे थे और ना ही कमाने का कोई जरिया। मेरे नाना नानी का देहांत हो गया था और मेरी माँ को मामा से कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ को मेरे चेहरे से ही नफरत हो रही थी क्योंकि मेरी वजह से ही उनकी किस्मत में खाक भर गई थी। लेकिन वह माँ थी, वह मुझे कैसे छोड़ सकती थी। बाबा के जाने के बाद भी वह हमारे घर का खर्चा उठाने के लिए लोगों के घरों में काम करती। माँ जवान और खूबसूरत थी, बस वे औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी, इसलिए जहाँ जाती वहाँ किसी न किसी मर्द की हवस भरी नजरों का शिकार हो जाती। जिंदगी हम पर बहुत तंग हो गई थी और फिर एक दिन माँ की मुलाकात अमन अंकल से हुई। अमन अंकल मेरे मामा के पुराने दोस्त थे
और माँ को उनकी शादी से पहले से जानते थे। माँ किसी के घर काम करने के लिए गई थी, वही उनका टकराव अमन अंकल से हुआ था। अमन अंकल माँ को इस तरह लोगों के घर में काम करता देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि मेरे मामा बहुत अच्छे खाते पीते थे। उन्हें यकीन ही नहीं आया था कि माँ को अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए इस तरह से लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है। अमन अंकल ने माँ की हमदर्दी के नाते मदद शुरू कर दी और कुछ ही दिनों बाद माँ को शादी की पेशकश भी कर दी। अमन अंकल का अपना घर था, वो बहुत अच्छा कमाते थे। उनकी पहली बीवी उन्हें छोड़ गई थी और उन्हें माँ पसंद आ गई थी। अंकल में ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि माँ इस रिश्ते के लिए इनकार करती। वैसे भी वे मुझ समेत माँ को दिल और जान से अपनाना चाहते थे और माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। एक सुकून की छत और एक हमदर्दी के लिए साथी नसीब हो रहा था। अमन अंकल ने अपने 2 दोस्तों को गवाह बनाकर माँ के साथ शादी कर ली और हमें हमारे सामान समेत अपने घर ले आए। उन्होंने शादी वाले दिन मोहब्बत से मुझे गोद में उठाया और प्यार करके कहने लगे, सुमन आज से मेरी बेटी है और मेरे होते हुए इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और फिर अंकल ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत मेरे लिए बढ़ती चली गई। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते थे। अंकल ने मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था और सख्ती से ये बात भी कही कि मैं उन्हें अंकल नहीं बल्कि बाबा कहकर पुकारूं। मेरे सगे बाप का बुरा सलूक मुझे आज भी याद था, इसलिए जब मैंने अमन अंकल का प्यार भरा अंदाज देखा तो मैं पूरी तरह उनसे मोहब्बत करने लगी और उन्हें बाबा कहने लगी। बाबा के दोस्त भी अक्सर हमारे घर आते रहते थे। उनका रवैया भी मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत भरा होता। माँ की इस दूसरी शादी के बाद माँ ने लोगों के घरों का काम छोड़ दिया था और बाबा की बहुत अच्छी नौकरी थी और उन्होंने जिंदगी के हर ऐशो आराम हमारी झोली में डाल दिए थे। मैं खाने के साथ साथ रोजाना रात को दूध भी पीने लगी थी। बाबा मेरे लिए रोजाना शाम को बहुत सी खाने पीने की चीज ले आते थे और हर मौके पर मुझे खिलाने भी ले देते थे। माँ की कभी कभी बाबा की मेरे लिए मोहब्बत देख कर कहती थी कि इतनी मोहब्बत तो तुम्हारे सगे बाप ने भी तुम्हें नहीं दी थी जितनी अमन अंकल ने दी है। और वाकई माँ की बात बिल्कुल सही थी। अमन अंकल माँ से कहीं ज्यादा मुझे वक्त देते थे ताकि मुझे अपने बाप की कमी महसूस ना हो। मुझे घूमने फिराने के लिए ले जाते और बाहर मेरी मर्जी का खाना भी खिलाते। बाबा के एक दोस्त थे राहुल अंकल, वो रोज ही हमारे घर आने लगे थे। उनकी मेरी माँ से काफी अच्छी बातचीत हो गई थी, इसलिए वे बाबा की गैर मौजूदगी में भी हमारे घर आ जाते थे और मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों खेला करते थे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, जब वे अंकल और माँ एक साथ बैठे होते तो वो मुझे बाहर सहन में खेलने के लिए भेज देते और उन दोनों के बीच न जाने क्या बातें होती थी। उनकी सरगोशियाँ मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। दिन यूं ही तेजी से गुजरते चले गए और मैं 15 साल की उम्र में जवान हो गई। मेरे वजूद में कई बदलाव आए और मैं बच्ची से एक जवान लड़की लगने लगी। मेरा खाना पीना बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा कदकाठी भी काफी ऊंचा लंबा हो गया। जैसे ही मैं जवान हुई मेरी माँ को मेरी फिक्र सताने लगी। उन्होंने बिना वजह मेरा घर से निकलना बंद कर दिया और हर वक्त मुझे दुपट्टा ओढ़कर रखने को कहती और कभी कभी तो मुझे बाबा के पास भी जाने से मना करती और राहुल अंकल के सामने आने पर भी पाबंदी लगा देती थी। हर गुजरते दिन के साथ मुझे एहसास हो रहा था जैसे मेरी माँ को मुझे सबसे दूर रखना पसंद आ गया है। उन्हें मेरा बाबा के साथ बैठना, बातें करना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे बहाने बहाने से मेरे कमरे में ही रहने का कहती थी। अब जो मेरे बाबा के दोस्त थे राहुल अंकल, उनके साथ भी मेरा खेलना बंद हो चुका था। माँ ने मुझे बाहर कोई दोस्त बनाने की इजाज़त भी नहीं दी थी, इसलिए मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। कभी कभी तो मुझे माँ की हरकत बहुत अजीब लगती, उनकी सोच पर भी गुस्सा आता था। हमें बाबा के साथ रहते हुए 8 साल का वक्त होने वाला था और उन 8 सालों में उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे वे मुझे अपने दुश्मन मालूम होते। बाबा ने तो मुझे मेरे सगे बाप से भी कहीं बढ़कर मोहब्बत और तवज्जो दी थी और राहुल अंकल का अंदाज भी ऐसा ही था। एक शाम माँ ने मुझे कहा कि अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने हैरानी से पूछा कि हमें कहीं जाना है क्या? माँ हंसकर कहने लगी, एक सरप्राइज है, तुम तैयार होकर ये दूध का गिलास खत्म कर लो, मैं जब तक बाजार से कुछ काम निपटा कर आती हूँ। मैं तैयार होकर सारा दूध पी चुकी थी और मेरे माँ बाबा के साथ बाजार चली गई थी। मुझे दूध पिए ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि मैं अपने होश खो बैठी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे जिस्म पर काफी ज्यादा चोटें आई हुई थी और माँ मेरे सिरहाने खड़ी थी।
मुझे होश में आता देखकर माँ रोते हुए मेरे करीब आई। मैंने बहुत मुश्किल से माँ से पूछा कि मैं अस्पताल में क्यों और कैसे आई हूँ। माँ ने बताया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और जब माँ और बाबा बाजार से वापस घर आए तो मैं खून में लथपथ नीचे पड़ी हुई थी। माँ को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन माँ से भी कहीं ज्यादा परेशान मेरे बाबा हो गए थे। बाबा मेरे करीब आए और मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहने लगे, बेटी तुम परेशान ना हो, जल्द ही तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। बाबा मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतनी बुरी तरह सीढ़ियों से गिर गई। बाबा के सवाल पर मैंने अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि सब कैसे हुआ था। मुझे तो बस इतना ही याद था कि मैं तैयार होकर दूध पी रही थी। फिर माँ कहने लगी, अभी मेरी बेटी से ऐसी कोई बात ना पूछो जिससे इसे दिमाग पर जोर लगाना पड़े। अभी इसे आराम की जरूरत है, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। बाबा ने माँ को घर भेज दिया और खुद मेरे पास बैठ गए, क्योंकि माँ को घर से मेरे लिए कुछ पका कर लाना था। मैं 1 हफ्ता अस्पताल में रही और इस 1 हफ्ते में बाबा ने मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखा। अस्पताल से छुट्टी वाले दिन तक उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर रखी थी। मैं घर वापस आ गई थी, लेकिन मेरी हालत काफी खराब थी, क्योंकि खून ज्यादा बह जाने की वजह से मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं रही थी। अब हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत अजीब सी होती जा रही थी। ये बात मैंने अपनी माँ को नहीं बताई थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस होती। एक रात माँ दूध का गिलास टेबल पर रखकर कहने लगी, अब जल्दी से दूध पीकर सो जाओ, तुम्हारे स्कूल से काफी छुट्टियां हो चुकी है, कल से स्कूल भी जाना है। वो मेरे पास बैठ गई और बताने लगी कि जिस दिन तुम सीढ़ियों से गिर गई थी उसी दिन मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए गए थे। हमें क्या मालूम था कि वापसी पर तुम हमें इस हाल में मिलोगी। माँ की बात पर मुझे याद आया था कि उस दिन मेरी सालगिरह का दिन था और मैं भूल गई थी। माँ ने बताया कि वे मेरे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाए थे और अभी तक मुझे दे ही नहीं सकी। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अब तुम कल स्कूल से वापस आओगी तो हम बाकायदा तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे और फिर तुम्हें तोहफा मिलेगा। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई। माँ दूध पीने को कहकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अजीब हो रही थी। मेरा दूध पीने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने दूध का गिलास ऐसे ही छोड़ दिया और लाइट बंद करके लेट गई। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बाबा मेरे कमरे में आए, मेरे पास ही बैठ गए। मैंने जानबूझकर आंखें नहीं खोली थी। मैं अचानक से आंखें खोलकर उन्हें चौंका देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले बाबा ने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगता था जैसे मुझ पर कयामत आ गई हो। मेरा माथा चूमते हुए जो कुछ वो कह रहे थे वो मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाई थी। बाबा बस थोड़ी देर कमरे में रुक गए थे, लेकिन इस थोड़ी ही देर में मेरी जान लबों पर आ गई थी, क्योंकि मुझ पर एक कयामत का ऐसा राज खुला था। अगली सुबह मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने पर माँ ने मुझे स्कूल नहीं भेजा था, बल्कि मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मैं इस कदर डरी हुई थी, मैंने माँ से कोई बात नहीं की थी। मेरा चेकअप करके डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और यह सुनकर माँ के होश उड़ गए। माँ को यकीन ही नहीं आया था कि डॉक्टर ये क्या कह रही है, लेकिन ये बिल्कुल सच था। माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए अस्पताल से वापस ले आई थी। घर आकर वह मुझसे पूछ रही थी कि ये सब क्या है और ये बच्चा किसका है। अगर ये बात माँ ने मुझसे पहले पूछी होती तो शायद मैं पूरी तरह अनजान होती, लेकिन अब मैं जानती थी कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि रात बाबा ने आकर सारी हकीकत खोल दी थी कि हादसे वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ था। और जब सारा सच मैंने माँ को बताया तो उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया था। माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, तुम्हारे बाबा ने बहुत पहले ही मुझे खबरदार कर दिया था कि तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले से है, लेकिन इस वक्त मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे बाबा को वहम हो गया है और इसलिए मैंने तुम्हें उनसे दूर कर दिया था ताकि वे तुम्हारे बारे में कोई गलत बात न सोचे। लेकिन शायद तुम्हारे बाबा ठीक ही थे कि तुम गलत रास्ते पर चल निकली हो और अब इल्जाम अपने बाप पर लगा रही हो। माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब बाबा ऑफिस से लौटे तो माँ ने उन्हें भी मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुना दी, और जब माँ ने उन्हें बताया कि मैं इल्जाम उनके सर लगा रही हूँ तो बाबा गुस्से में सीधा मेरे कमरे में आए और मुझे बुरी तरह मारने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में नहीं हो। मैंने रोते हुए चीख चीख कर कहा कि कल रात मैं होश में थी और आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि माँ को बाजार में ले जाकर छोड़ने के बाद ऑफिस का बहाना करके आप वापस घर आ गए थे। माँ ने जो दूध मुझे दिया था आपने उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी
और मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर आपने न सिर्फ मेरे साथ पाप किया, बल्कि आपने इस गुनाह को छुपाने के लिए मुझे सीढ़ियों से गिराकर वापस चले गए। इतने सालों तक मैंने आपसे एक बाप की तरह मोहब्बत की और आपको अपने बाप का दर्जा दिया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि आपकी नीयत में इतना घटियापना है। मेरी बात सुनकर बजाय इसके कि बाबा अपनी गलती को कबूल करते, उन्होंने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ लगा दिए और माँ से कहने लगे कि तुमने कैसी चरित्रहीन बेटी पैदा की है। माँ को तो सच और झूठ समझ ही नहीं आ रहा था। शायद बाबा बहुत पहले से उनके कान में मेरे खिलाफ बातें करते आए थे, इसलिए उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा बाबा पर भरोसा था। और इतने सालों में बाबा ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि माँ को उन पर शक होता। इसलिए माँ को यही लगा कि शायद मैं किसी और का गुनाह बाबा के सर डाल रही हूँ। बाबा ने साफ साफ लफ्जों में माँ से कह दिया था कि अब वह और मुझे अपनी बेटी बनकर इस घर में नहीं रख सकते। माँ ने बाबा की मिन्नतें की वह मुझे घर से ना निकाले, मगर बाबा खामोश होकर अपने कमरे में चले गए। माँ ने मेरा बच्चा जाया करवा दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करनी छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी पहली शादी की तरह उनकी दूसरी शादी भी मेरी वजह से खत्म हो जाएगी। जब जब बाबा को मौका मिलता वो मेरे कमरे में चले आते और मेरे साथ पाप करते, और मजबूरन मुझे सहना पड़ता क्योंकि मेरी बात सुनने और यकीन करने वाला कोई नहीं था। और फिर एक दिन अपने हालात से तंग आकर मैंने खुद ही अपने सौतेले बाप का घर छोड़ दिया। मेरी इज्जत तो लूट ही चुकी थी, अब खोने को मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो इसलिए कि मेरी माँ को मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। और ऐसी बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख था। मैं कुछ पैसे लेकर घर से निकली और एक हॉस्टल में रहने लगी और वहाँ रहते हुए नौकरी ढूंढने लगी। लेकिन मैं जहाँ भी नौकरी करने जाती मेरी कम्र और जवानी मेरे लिए मुसीबत बन जाती। और फिर एक दिन हॉस्टल की एक लड़की ने मुझे एक काम बता दिया। इसमें पैसे भी बहुत थे और काम भी वही करना था जो दूसरी नौकरी में करना पड़ रहा था। लोग मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी को नौकरी पर रख तो लेते थे, मगर उनका असली मकसद कुछ और ही होता था। और यहाँ सीधे पैसे देकर इज्जत खरीदी जाती थी। मैंने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुन लिया था। जब इज्जत उतरती ही थी तो फिर ठीक तरह से पैसे लेकर ही उतारी जाती। कुछ घंटे के लिए 10,000 में मैं अपना वक्त बेचती रही और उन पैसों से अपना गुजारा करती रही। कुछ लोग इस कदर तकलीफ पहुंचाते कि मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन ये तकलीफ इस तकलीफ से बहुत कम है जो मेरे सौतेले बाप ने मुझे पहुंचाई थी। सुमन की बात पूरी हो गई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं खामोशी से उन आंसुओं में छुपी तकलीफ को महसूस कर रहा था। मैं एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर उसके कमरे में गया था और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन इसकी हकीकत जानने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भी इसके साथ धोखा करता। मैंने सुमन को सच बता दिया कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और अपने लिए न्यूज़ हासिल करने यहाँ तक आया था। अब अगर वह चाहे तो मुझे ये खबर लोगों तक पहुँचाने दे और अगर ना चाहे तो मना कर दे। मैं दोनों हालातों में उसका कहना मानूंगा। वो रोते हुए मुझसे पूछने लगी कि आपको ये खबर चलाकर क्या हासिल हो जाएगा। मैंने उम्मीद भरे अंदाज में कहा कि शायद हो सकता है कि कोई इंसान दरिंदा बनने से बच जाए या कोई मजलूम लड़की जो दरिंदगी का शिकार हो रही हो उसे कुछ मदद हासिल हो जाए। सुमन ने अपनी रजामंदी से मुझे खबर लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त दे दी ताकि फिर किसी और लड़की को ऐसे किसी सौतेले बाप के हाथों बर्बादी का सामना न करना पड़े। मेरी सब सुनने वालों से यही गुजारिश है कि अपने आसपास के हालात से चौकन्ने रहे। कोई भी औरत अपनी मर्जी से गुनाहों के दलदल में नहीं धंसती, बल्कि उसके हालात उसे उस जगह पर पहुंचा देते हैं। सुमन जैसी कई लड़कियां आज इस मकाम पर खड़ी है, लेकिन उनके पीछे हाथ हमारे ही दुनिया वालों के मर्दों का है। मैंने सुमन से वादा किया था कि अगर वह इस काम से दूर जाना चाहती है तो मैं एक भाई बनकर उसकी शादी किसी अच्छे और शरीफ इंसान से कर दूंगा और इसका भाई बनकर इसका ख्याल रखूंगा। सुमन ने मेरी बात मानकर इस काम से तौबा कर ली थी और मैंने अपने वादे के मुताबिक उसकी शादी अपने कजिन से करवा दी थी। शादी से पहले मैंने अपने कजिन को सुमन की सारी हकीकत बता दी थी। वो उसके अतीत से कोई लेना देना नहीं चाहता था। उसने दिल से सुमन को स्वीकार कर लिया था और आज वे दोनों बहुत खुश है। आखिर में मैं आप लोगों से यही पूछूंगी कि उस न्यूज़ रिपोर्टर ने सुमन के साथ ठीक किया या उस जैसी लड़की को उसके हाल पर छोड़ देता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।